ससुराल का लोकतंत्र। शांति नगर में रहने वाली मधु ने अपने परिवार को हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा था। पति धर्मेश हो या दोनों बेटे अंबुज और अनिल, ऐसा कोई नहीं था जो मधु की बात को काट दे। धर्मेश भी ये बात समझता था कि अनुशासन से ही परिवार को चलाया जा सकता है, इसलिए उसने कभी भी मधु के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। पिता को माँ का सम्मान करते देख दोनों बेटे अनिल और अंबुज भी हमेशा माँ के कहे को पत्थर की लकीर समझकर उनके आदेश का पालन करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अनिल और अंबुज एक नवयुवक बन गए। जब तक अनिल और अंबुज की शादी नहीं हुई थी, तब तक तो मधु का परिवार खुशी खुशी एक छत के नीचे रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कुर्सी किसी की भी हो, एक समय के बाद हिलती जरूर है। तुमने सारा जीवन बस घर संभाला है और बहुएं दोनों नौकरी करने वाली ले आई हो। कल को इस बात को लेकर बहू के साथ मन मुटाव तो नहीं हो जाएगा ना तुम्हारा? बहुओं के नौकरी करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस घर की सुख शांति भंग ना हो जाए, इस बात की चिंता है मुझे। आप क्यों चिंता करते हैं जी? जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों को संभाला है, बहुओं को भी संभाल लूंगी। वो भी तो हमारे घर आकर हमारी बेटी ही बन जाएंगी ना। फिर मन मुटाव जैसी बात कहाँ से आती है? आप बेफिक्र रहिए, आपके घर को मैं आगे भी वैसे ही चलाती रहूंगी जैसे आज तक चलाती आई हूँ। पत्नी मधु की बात सुनकर धर्मेश खुशी खुशी अपनी बेटों की शादी जानवी और दिशा के साथ कर देता है। शादी के बाद भाभी, मम्मी जी के इतने सख्त रवैये के कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुलकर सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। घर पर तो माँ जी के हिसाब से ही खाना बनता है, इसलिए आज मैं और अंबुज ऑफिस के बाद डिनर के लिए जाने वाले हैं। आप चलेंगे क्या? अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हें ऑफिस के बाद सिटी मॉल में मिलती हूँ। पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद बाहर ही डिनर करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है भाभी, तो फिर डन। शाम को ऑफिस के बाद जानवी, दिशा, अंबुज और अरुण मिलकर सिटी मॉल जाते हैं और फिल्म देखने के बाद साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद, भैया एक गलती हो गई हमसे। अरे ऐसे क्या बात हो गई? अरे हमने मम्मी को तो बताया नहीं था कि आज हम लोग डिनर और मूवी के लिए बाहर रुकने वाले हैं। रोज हम लोग 6:30 तक घर पहुंच जाते हैं, 10:30 बज गए। मम्मी परेशान हो रही होंगी। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कभी कभार हम अपनी पत्नियों के साथ डिनर पर तो जा ही सकते हैं ना। तू चिंता मत कर, मम्मी सब समझ जाएंगी। अंबुज और अरुण अपनी पत्नियों के साथ जैसे ही घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि माँ मधु बाहर पोर्च में टहल रही हैं। बेटा, कहाँ रह गए थे तुम चारों? कितना लेट हो गया? एक साथ ही थे क्या? हाँ माँ, वो ज़रा काफ़ी दिनों से बाहर खाना खाने का मन था। आज ऑफिस से थोड़ा टाइम से निकल गए थे तो हमने सोचा लगे हाथ फिल्म भी देख लेते हैं। बेटा, अगर बाहर घूमने का विचार था तो कम से कम फ़ोन करके बता तो देते। मैं कब से खाने के लिए तुम लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या माँ, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो पार्क से खेलते हुए गायब हो जाएंगे। अब सड़क पर टहलकर हमारा इंतजार क्यों कर रही हो? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन एक फ़ोन तो तुम कर ही सकते थे। आज से पहले तो ऐसी लापरवाही तुमने कभी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों हो गया? अरे माँ जी, मैंने सोचा था कि आपको फ़ोन करके बता देंगे, लेकिन जब आपको फ़ोन मिलाया ना तो नंबर ऑफ जा रहा था, इसलिए आप तक खबर नहीं पहुँचा सके। ठीक है, जाने दो ये सब बातें। चलो, खाना तैयार है, जल्दी से खाना खा लो, फिर समय से सो जाओ। सुबह तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा ना। माँ जी, आप खा लीजिए। हमने बताया ना, हम चारों बाहर से खाना खाकर आए हैं। पता नहीं आप क्यों भूखे पेट इंतज़ार कर रही थी हमारा। बहू की बात सुनकर मधु वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह, अरुण, अंबुज, बेटा, घर के कुछ नियम कानून होते हैं जिनको मानना परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इस बात का ध्यान रहे कि जैसा तुम दोनों ने कल किया ऐसा आगे से ना हो। माँ, अब हमारी शादी हो गई है, आपकी बहुओं के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अब हम वो छोटे अरुण अंबुज तो नहीं रहे जो आपके कहे हर हुक्म को बिना कुछ सोचे समझे बस यूं ही मानते रहे। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन हर चीज एक दायरे में रहकर करना सही होता है। तुम्हारी शादी हो गई है, इससे मेरे घर के नियम नहीं बदलने वाले। मैंने हमेशा नियमों के दायरे में रहकर ही इस घर को चलाया है। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि ये घर हमेशा घर बना रहे तो मेरी बात तो तुम्हें माननी ही होगी। शाम को अरुण और अंबुज माँ के फरमान के बारे में अपनी पत्नियों को बताते हैं। ये क्या बात हुई भला? बस बहुत हो गया, 3 साल से मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। अब माँ जी की ये तानाशाही मैं और नहीं सहन करने वाली।
मैं कल ही माँ जी से आमने सामने बात करती हूँ। अगले दिन, माँ जी आपको पता है पुराने समय में तानाशाही का अंत क्यों हुआ था? क्योंकि तानाशाह सरकारें सिर्फ अपने हुक्म को ही सबसे बड़ा और सही मानती थी। बाकी किसी के विचार और शब्दों का उनके लिए कोई मायने नहीं था। लेकिन ये 21वीं सदी का भारत है, देश में लोकतंत्र चल रहा है, मतलब अब कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता, और अगर किसी ने चलाने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बहु इतिहास मैंने भी पढ़ा है, हिस्ट्री से बीए करी है मैंने। फिर आज ये कहानी मुझे सुनाने का क्या मतलब है? आप मेरे कहने का मतलब शायद समझी नहीं माँ जी। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अब आपकी तानाशाही मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेहतर होगा अब आप तानाशाही छोड़कर लोकतंत्र अपना लो। क्या कहा? तानाशाही? मैं तानाशाही चला रही हूँ? पिछले 30 सालों से मैं ये घर चला रही हूँ। सबकी खुशी पसंद नापसंद का हरदम ख्याल रखा है मैंने। तुम दोनों नौकरी करती हो, सुबह घर छोड़कर निकल जाती हो, सब कुछ अकेले अपने दम पर संभाल रखा है, और तुम इसे तानाशाही का नाम दे रही हो? रहने दीजिए माँ जी, भाभी एकदम सही कह रही हैं। अरे आप तो हम सभी पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप हमारी वार्डन। हम कितने बजे घर आएंगे, कहाँ बैठकर खाएंगे, क्या खाएंगे, सब आप ही तो डिसाइड करती आई हैं। आपको क्या लगता है आपके अलावा घर में किसी और की कोई इच्छा या पसंद हो ही नहीं सकती? अरे थक गए आपकी रूल बुक को फॉलो करते हुए। माँ जी स्कूल के बच्चों को भी 12वीं के बाद छूट दे दी जाती है, लेकिन आपके बेटे तो शादीशुदा हो गए, लेकिन आपके अनुशासन में कोई ढिलाई नहीं आई। रात में रायता नहीं खाना, 8 के बाद डिनर नहीं करना, जब तक पूरा परिवार ना आ जाए खाना नहीं खाना। आज दाल बनानी है तो आज पनीर। ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है माँ जी? और जब पूरी सत्ता किसी एक के हाथ में होती है ना, तो माँ जी उसे तानाशाही ही कहते हैं। माफ करना बेटा, लेकिन इस घर पर तानाशाही करने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो बस इतना चाहती थी कि सब कुछ अच्छे से चलता रहे। बहू की बात से मधु के मन को गहरी ठेस पहुंची थी। अगले दिन, बेटा अंबुज, अरुण, मैंने काफी सोचा, और बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद तुम्हारी पत्नियां ठीक ही तो कहती हैं। तुम दोनों अब शादीशुदा हो, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें किसी भी बंधन में बांधकर जीने को मजबूर करूं। इसलिए मैंने सोचा है कि आज के बाद इस परिवार की मुखिया के पद से मैं हट जाऊं, उसी में सबकी भलाई है। आज से तुम चारों स्वतंत्र हो, जिसे जहां जाना हो, जिसके साथ जाना हो, जब तक बाहर रहना है आराम से रहो। मैं किसी को कोई भी रोक टोक नहीं करूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये हुई ना बात, विरोध करने से बड़ी सी बड़ी समस्या हल की जा सकती है। माँ जी ने अपने हाथ खींच लिए, मतलब हमारे घर में लोकतंत्र स्थापित हो गया। लोकतंत्र मतलब हम सभी अब सासू माँ की मनमानी से स्वतंत्र है और अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सकते हैं। देखो बहुत हो गया ये एक टेबल पर बैठकर सबका इंतजार करना। सबसे पहले तो मैं ये नियम ही बदलने वाली हूँ। अरे यार, अपनी प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? हम शादीशुदा लोग हैं, हमारा भी कभी मन कर सकता है कि हम अपने पति के साथ थोड़ा समय बिताएं, अकेले में कैंडल लाइट डिनर करें या बाहर कुछ खा लें। लेकिन हमें तो लकीर का फकीर बनाकर रखा था माँ जी ने। अब मैं ना खूब एंजॉय करने वाली हूँ सच में। ठीक कह रही हो, कोई अपने कमरे में खाए या डाइनिंग टेबल पर, मुझे भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, जिसको जब भूख लगे तब खाना खाए, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। इतने सालों से सास के कंट्रोल में रहने के कारण दोनों बहुएं अब अपनी मनमानी करने को जैसे छटपटा रही थी। अगले कुछ दिन तो घर का डाइनिंग टेबल पड़ा धूल ही छनता रहता है, लेकिन कोई भी उस पर बैठकर भोजन नहीं करता। दोपहर के समय, मधु आ जाओ, खाना बन गया है, आज डाइनिंग टेबल पर खाते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। अरे भाग्यवान, बच्चों के ऊपर तुम्हारे यूं बुझे रहने से और अपने कमरे को कोप भवन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर होगा तुम अब घर के नए तौर तरीके के अनुसार जीना सीख लो। देखो, जिस टेबल पर हर समय तरह तरह के पकवान सजे रहते थे, आज वो टेबल धूल से अटी पड़ी है। तुमने घर की जिम्मेदारी बहुओं के ऊपर क्या छोड़ी, घर का माहौल ही बदल गया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये वही घर है। छोड़िए ना ये सब बातें, जिसमें बेटे बहुओं की खुशी उसमें मेरी खुशी। कुछ दिनों में पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमने और अपने कमरे में कैंडल लाइट डिनर करने के बाद
अब दिशा और जानवी परेशान थे कि आगे क्या करें, क्योंकि रोज रोज बाहर घूमना न तो उनका बजट अलाउ कर रहा था और न ही ऑफिस से आकर उतना समय बचता था। देखो, मैं अंबुज के साथ जरा बाहर तक जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट मत करना, खाना खा लेना। अरे कहाँ जा रहे हो, ये तो बताते जाओ, और कब तक आओगे? और ये क्या बात हुई कि मैं खाना खा लूं? मुझसे ऐसे अकेले अकेले खाना नहीं खाया जाता, खाना तो हम साथ में ही खाएंगे। हाँ। अरे दिशा, ये माँ की तरह हिटलर पंथी की बात करना बंद करो। अरे भूल गई क्या, अब हम सब आज़ाद है, कभी भी कहीं भी जाने की आज़ादी है हम सभी को। तो मैं कब आऊँगा, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, ऐसी बातें करके मेरा मूड और अपना समय बर्बाद ना करो, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। आपको पता है ना, मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए पूछ रही थी। देखो, ये बच्चों की तरह जिद करना ना बंद कर दो, और अकेले खाने की क्या ज़रूरत है, जानवी है ना, उसके साथ खाना खाओ, उसकी कंपनी एंजॉय करो। पतियों के जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी उदास मन से साथ बैठकर खाना खाती हैं। अरे ये उदास होने का नहीं, सेलिब्रेशन करने का टाइम है। ठीक है ना, वो दोनों साथ में चिल कर सकते हैं, तो हम दोनों क्यों नहीं? आज के बाद हम लोग भी अपना अपना अलग ग्रुप बनाकर साथ में एंजॉय करेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। अब ये तो लगभग रोज का ही क्रम हो गया था। ऐसा लगता था पूरा घर ही दो खेमों में बट गया है। एक खेमे में मर्द थे और दूसरे में औरतें। दोनों ही खेमे अपनी अपनी दुनिया में पूरी तरह से मग्न थे। भाभी चलो ना, आज हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है। मॉल में पहुंचने के बाद पता नहीं क्यों अकेले यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, चलो ना हम घर चलते हैं। क्या भाभी, आपको तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है ना? फिर अरे पसंद है, लेकिन ऐसे अकेले अकेले घूमने में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। चलो ना घर चलकर इन दोनों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, फिर सब साथ में मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए ना सबने साथ में डिनर नहीं किया। हाँ, ये बात तो आपने एकदम सही कही, साथ बैठकर खाने का मज़ा ही अलग होता है। चलो घर चलकर आज स्पेशल डिनर बनाते हैं। शाम को 7 बजे हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आते हैं कुछ देर में। अरे ये क्या बात हो गई है आप लोगों की? साथ बैठकर चाय तक पीना जरूरी नहीं समझते आप? रोज शाम को निकल जाते हैं और फिर देर रात घर लौट कर आते हो। साथ खाना तो दूर, आप लोग तो घर में खाना ही नहीं खाते, पता नहीं कहाँ और किसके साथ जाकर खाते हो। अरे क्या हो गया है आप लोगों को, हम घर में खाए या बाहर, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी मुश्किल से माँ की तानाशाही खत्म हुई है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। और अगर दोनों चाहो तो तुम भी बाहर घूमो, पार्टी करो, शॉपिंग करो, जो मन करे करो, लेकिन प्लीज हमें टोका टोकी बंद कर दो। अरे अम्बू, छोड़ना इन लोगों को। तो सुन, आज ना सारे पुराने दोस्तों को फोन करके बुला ले, आज सब मिलकर महफिल जमाते हैं। क्या बोलते हो भैया, अपनी चाय की टपरी पर बुला ले सबको, और ताश भी मंगवा ले, आज तो बस मजा ही आ जाएगा। बाहर दोस्तों के साथ मस्ती करने का प्लान बनाकर दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। लो चले गए दोनों भाई तो। चलो भाभी, हम जल्दी जल्दी अपना स्पेशल डिनर बना लेते हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी जल्दी अपने पतियों के लिए स्पेशल डिनर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर लगाकर उनका इंतजार करने लगती है। भाभी 9 बज गए, लेकिन इन दोनों का तो अभी तक कोई अता पता नहीं। पता नहीं ये लोग कब लौट कर आएंगे। हम लोग तो रोज 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, पहले ही इतना लेट हो गया है। तुम ऐसा करो ना, फोन करके पूछ लो ये दोनों कितनी देर में घर आएंगे। माँ बाबूजी भी अभी तक वेट कर रहे हैं। जानवी अपने पति को फोन लगाती है, लेकिन अंबुज और अरुण दोनों ही फोन उठाने के बजाय बार बार फोन कट करते रहते हैं। भाभी ये लोग तो फोन ही नहीं उठा रहे, बार बार रिंग जा रही है लेकिन फोन काट रहे हैं। ऐसा करते माँ बाबूजी को तो खाना लगा देते। जानवी अपने सास ससुर को खाना लगा देती है और फिर से आकर टेबल पर बैठकर पति के लौटने का इंतजार करने लगती है। जानवी, मेरा मन ना आज बहुत उदास है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पति पत्नी एक छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं। अरुण तो जैसे आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ऑफिस से आने के बाद दोनों भाई ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। एक वो समय था जब हम लोग शाम की चाय से लेकर डिनर तक साथ में बैठकर ही क्या करते थे, और एक आज का समय है परिवार में किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा है। ठीक कह रही हैं भाभी आप। शुरू में तो मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ किटी करना, शॉपिंग पर जाना और अपनी मनमानी करना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आखिर कोई कितने दिन ये सब कर सकता है, क्योंकि असली सुख तो परिवार के साथ ही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज़ादी के बदले में हमने अपने परिवार की एकता को खो दिया है। ठीक कहती हो तुम जानवी, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई।
हम दोनों माँ जी के पास चलते हैं। माँ जी इन दोनों को समझाएंगी और वो माँ जी की बात कभी नहीं टालेंगे। माँ जी देखिए ना, आपके दोनों बेटे रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने के चक्कर में खाना तक समय से नहीं खाते। आज भी 10 बज रहे हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं है। अरे बेटा, इसमें अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों ही तो चाहती थी ना कि मैं तुम लोगों के बीच में ना बोलूं, तो फिर अब मेरे पास आने का क्या मतलब है? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि आपने आज तक जो कुछ भी किया परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए किया। आपके बनाए हुए नियम कोई तानाशाही नहीं थे, बल्कि उन्हीं नियमों के कारण हम सब आज तक एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे हुए थे। जब से सबको अपनी मनमानी करने की छूट मिली है, इस घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाना हमें मुसीबत लगा करता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाने में जो सुख था, वैसे अलग थलग पड़े रहने में कभी नहीं मिल सकता। बहुओं के बार बार माफी मांगने पर मधु उन्हें माफ कर देती है। अगले दिन दोपहर के समय, देखा, हम दोनों ने कहा था ना आपसे कि आपकी बहुओं को सही रास्ते पर ना ले आए तो हम भी आपके बेटे नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? माँ, उस दिन जब आपने आकर हमें बताया ना कि आपकी दोनों बहुओं ने आपके ऊपर तानाशाही करने का इल्ज़ाम लगाया है, तभी हमने सोच लिया था कि अब हम इन्हें एहसास दिलाकर रहेंगे कि जिस लोकतंत्र की वो मांग कर रही है, वो अपने साथ ना सिर्फ आज़ादी लाएगा, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उन दोनों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए हम जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में दोनों देवरानी जेठानी की अकल ठिकाने आ गई। दोनों बेटों की सूझबूझ के कारण पूरा परिवार वापस एक हो गया था और घर में एक बार फिर से मधु की सत्ता स्थापित हो गई थी।